चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नीट वाला जो प्रीवियस आपका था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा 4d 5p 5f 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज। एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास 4d 5p 5f 6p इस टाइप के ऑर्बिटल हैं और इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो इनमें से एनर्जी का करेक्ट ऑप्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। जैसे हमारे पास एग्जाम में कई सारे ऑर्बिटल दिए हों और उन ऑर्बिटल में से किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, तो ये हमें कैलकुलेट करना हो तो एक रूल होता है। उस रूल को बेटा कहा जाता है n+l रूल। जिस ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। अगर बेटा दो या दो से ज़्यादा ऐसे ऑर्बिटल हों जिनकी एनर्जी आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए, n+l की वैल्यू सेम हो जाए, तो फिर उसमें देखा जाता है कि किस ऑर्बिटल में n की वैल्यू ज़्यादा है। जहाँ पे n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर से सुनिए, हमारे पास 4, 5 कितने भी ऑर्बिटल हो, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है ये चेक करना है तो रूल लिया जाता है n+l रूल। n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, l एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। अगर बेटा दो ऑर्बिटल ऐसे आ रहे हैं जिनके केस में n+l की वैल्यू सेम हो जाए तो दोनों में हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n चेक करते हैं। जहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज़्यादा होता है वहाँ पे एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। अब एक चीज़ और हम देख लें, हमारे पास s हुआ, p सबसेल हुआ, d सबसेल हुआ और f सबसेल हुआ। आप जानते हो s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए बेटा 2 होती है और f के लिए 3 होती है। चलिए हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो ऑर्बिटल एग्जामिनर ने दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4d। 4d के लिए n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वो बेटा 4 होगा और एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होगा वो आपका 2 होगा। 4 + 2 6 आपका आ गया। अब अगला जो हमारा ऑर्बिटल है वो आपका है 5p। 5p के लिए बेटा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 होगा और p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होगा। मतलब यहाँ भी 5 + 1 जो होगा वो 6 के बराबर आ गया। अगला 5f, तो 5f में हम चेक करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 होगा और f के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 होगा। 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। इसके बाद 6p। 6p के लिए बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6, p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 1, n+l की टोटल वैल्यू जो हो गई वो 7 हो गई। फिर से देखिए 4d ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 होगा, 6 आएगा एडिशन। 5p के लिए 5 + 1 6 आएगा। 5f के लिए 5 + 3 8 आएगा और 6p के लिए 6 + 1 जो होगा वो 7 आएगा। तो इन चारों में आप सबसे ज़्यादा देखिए तो 5f के लिए n+l की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो रही है। तो सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी 5f की होगी, उससे कम 6p की होगी। अब 4d और 5p में हम बात करें तो ये देखो इन दोनों में बेटा n+l की वैल्यू क्या है, सेम। फिर हमने कहा था कि जब n+l की वैल्यू सेम हो जाए तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखते हैं। 5p में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है तो इसलिए बेटा 4d से 5p की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपका आंसर हो गया 5f। 5f के बाद 6p, 6p के बाद 5p और 5p के बाद 4d। ये जो सीक्वेंस मैच हो रहा है ये सेकंड ऑप्शन में हो रहा है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन।
एग्जामिनर पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम होते हैं कई सारे, लाइमन, बामन, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, लाइमन, बामन, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, इनमें से कौन जो होता है वो विजुअल रीजन में जाता है। तो आप देखिए, लाइमन होता है, बामन होता है, पाश्चन, फिर एक आपका होता है ब्रैकेट। ये हुआ। लाइमन जो होता है ये आप बेटा जानते हो कि यूवी रे में फॉल करता है। बामर जो होता है ये आपका विजिबल रीजन में फॉल करता है। ब्रैकेट और जो फुंड होते हैं ये बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर फॉलो करते हैं। तो आपका आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी, बामर। आइए अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए, तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स इज। एग्जामिनर 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑर्बिटल होगा जिसमें 3 एंगुलर नोड होंगे और 3 टोटल नोड होंगे। तो सबसे पहले आप फार्मूला देखो, या सबसे पहले नोड देखिए। तो बेटा एक आपका होता है एंगुलर नोड, और या सबसे पहले आइए, तो एक होता है रेडियल नोड और उसी का दूसरा नाम होता है स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड, रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड निकालने के लिए बेटा फार्मूला होता है n-l-1। n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा जो आपका होता है उसको कहा जाता है प्लेनर नोड, या उसी को कहा जाता है एंगुलर नोड। जो प्लेनर नोड होता है या जो एंगुलर नोड होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर l के बराबर होता है। और फिर तीसरा आपका हुआ टोटल नोड। टोटल नोड जो होता है वो n-1 के बराबर होता है। फिर से आप देखिए, नोड दो टाइप के होते हैं, रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड, दोनों टर्म सेम है। इनको निकालने के लिए बेटा फार्मूला होता है n-l-1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस एजीमुथल क्वांटम नंबर माइनस 1। दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है प्लेनर नोड। प्लेनर नोड का ही दूसरा नाम होता है एंगुलर नोड, जो कि बेटा रिप्रेजेंट होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और तीसरा होता है टोटल नोड। टोटल नोड का जो होता है वो होता है n-1। अब आपको देखना है कि इन चारों ऑर्बिटल में से हम किस ऑर्बिटल को लें जिसके केस में एंगुलर नोड जो हो वो बेटा 3 हो और जो टोटल नोड हो वो भी कितना हो, 3 हो। तो आप एक एक करके ऑप्शन आप मैच कीजिए हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो जब सी ऑप्शन पे आप आओगे तो देखिए सी ऑप्शन में 4f दिया हुआ है, और आप जानते हो कि f के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो आपका बेटा 3 होता है, और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वही क्या होती है, एंगुलर नोड के बराबर। अगला यहाँ पे बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, n की वैल्यू 4 है, 4 - 1 ये भी क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड ऑप्शन में 4f के केस में एंगुलर नोड टोटल नोड दोनों बराबर होंगे, और कितने के बराबर होंगे, 3 के बराबर। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 4th क्वेश्चन है आपका, इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोहर ऑर्बिट इज। तो इसमें आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है, एन की वैल्यू दिया हुआ है, सेकंड है, और आपका जो बोहर्स रेडियस होता है a0 उसकी वैल्यू आपका जो दिया हुआ है वो है आपका 52.9। आइए न्यूमेरिकल आपका सॉल्व करते हैं। इक्वेशन आप जानते हो कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू आपका होता है पाई आर। आर यहाँ पे आपकी रेडियस होती है, और बोहर रेडियस के फॉर्म में आर जो होता है वो आपका होता है एन स्क्वायर ए नॉट। यहाँ से आप सॉल्व कीजिए तो ये आपका पाई होगा, एन की वैल्यू सेकंड बोहर ऑर्बिट दी हुई है तो एन की वैल्यू 2 का स्क्वायर, ये आपका 4 हुआ, ए नॉट की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर में आंसर दिया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये 200 समथिंग होगा और ये साथ में पाई होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में आप देखिए, तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि दिए हुए चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है।
पहला एग्जामिनर कह रहा है कि टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। ठीक, पहले ऑप्शन में कह रहा है कि जो एस ऑर्बिटल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 होती है। चलिए आप चेक कर लो। तो बेटा ऑर्बिटल जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ऑर्बिटल एंगुलर जो मोमेंटम होता है उसको निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट एल प्लस वन और एच अपॉन 2 पाई, ये आपका फार्मूला होता है। और आप जानते हो कि एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो एल की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन 0 होगा और ये भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट है वो सही है। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक चीज़ और देखो कि इलेक्ट्रॉन बेटा 1s ऑर्बिटल में हो, 2s ऑर्बिटल में हो, 3s ऑर्बिटल में हो, 4s ऑर्बिटल में हो, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी s ऑर्बिटल में हो, हर एक s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। और l की वैल्यू 0 तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसी भी s इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, 0 होगा। अगला सेकेंड ऑप्शन है एन ऑर्बिटल इज डिजाइन्ड बाई 3 क्वांटम नंबर वाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डिजाइन्ड बाई 4 क्वांटम नंबर। ढंग से सुनिए, सेकेंड ऑप्शन का जो एक्सप्लेनेशन है बेटा, जो सोडेंगियर वेव इक्वेशन था, सोडेंगियर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो टोटल 3 क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l और बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर n। सोडेंगियर वेव इक्वेशन के बेटा जो सॉल्यूशन होते हैं वो केवल और केवल 3 क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर सोडेंगियर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है। अब जैसे बेटा एक ऑर्बिटल है तो उस ऑर्बिटल के बारे में अगर हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए केवल और केवल प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी चाहिए तो बेटा हमें प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक के साथ साथ स्पिन क्वांटम नंबर की भी रिक्वायरमेंट होगी। अगला थर्ड ऑप्शन पे आप आइए। तो इसमें कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 7 का हम कन्फिगरेशन लिखें तो बेटा 1s2 2s2, 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक की स्पिन प्लस हाफ तो दूसरे की माइनस हाफ। 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, एक की स्पिन प्लस हाफ दूसरे की स्पिन माइनस हाफ, ये हुए। फिर बेटा 2p3, p में 3 आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये आप देखिए p में बेटा 3 ऑर्बिटल होता है। अब 3 ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी हो तो रूल होता है कि सबसे पहले एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन दीजिए। तो एक एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन दें और फिर अगर एक्स्ट्रा होता है तब पेयरिंग कराई जाती है। एक्स्ट्रा यहाँ पे है नहीं, तीनों ऑर्बिटल में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दी। लेकिन बेटा साथ में एक और नियम होता है कि जो हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है सबकी स्पिन बेटा सेम होनी चाहिए। मतलब या तो सारे के सारे प्लस हाफ में होने चाहिए या सारे के सारे क्या होने चाहिए, माइनस हाफ में। इस केस में देखिए ये 2 प्लस हाफ है और तीसरा जो है वो माइनस हाफ है, इसलिए आंसर बेटा आपका जो सी होगा वो गलत होगा। चलिए डी भी आप एक्सप्लेन कर लीजिए। वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0। कह रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो dz² ऑर्बिटल होता है उसके लिए क्या होता है, 0। अब ढंग से देखो d के बारे में, यहाँ पे सारी चीज़ें हम लिख दे रहे हैं। d में बेटा 5 ऑर्बिटल होता है। एक आपका होता है dxy, दूसरा हुआ dyz, तीसरा हुआ हम यहाँ पे dz² लिख दे रहे हैं, dxy, dyz, dz², फिर आपका बेटा dzx और एक हुआ dx² y²। फिर से सुनिए, d में बेटा 5 ऑर्बिटल dxy, dyz, dz², dzx और एक आपका हुआ dx² y²। इन 5 डी में से जो बेटा 4 डी होते हैं dxy, dyz, dzx, dx² y², मतलब dz² को हटा दीजिए। जो 4 ऑर्बिटल होते हैं चारों की शेप सेम होती है।
जबकि dz² जो होता है इसकी शेप अलग टाइप की होती है। एक ये क्वेश्चन बन गया। अगला आप सुनिए, dxy, dyz, dz², dzx, dx² y², इनमें अगर हम बात करें तो बेटा जो तीन होते हैं dxy, dyz और ये dzx, dxy, dyz और dzx, ये तीनों जो होते हैं नॉन एक्सियल होते हैं। नॉन एक्सियल का मतलब हुआ कि इनके लोब जो होते हैं वो एक्सिस पे नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो एक्सिस पे नहीं होती है। जबकि dz² और dx² y² ये जो होते हैं ये एक्सियल होते हैं, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो कहाँ पे होगी, एक्सिस पे होगी। अब ये चीज़ें छोड़ दीजिए, फिर से एक बार सुन लीजिए। dxy, d में बेटा 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। इनमें बेटा 4 की शेप सेम होती है, dz² जो होता है वो डिफरेंट शेप का होता है, बेबी सुगर होता है। इसके बाद इन 5 d ऑर्बिटल्स में से 3 d ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक्सियल नॉन एक्सियल होते हैं। नॉन एक्सियल होंगे dxy, dyz, dzx, जबकि एक्सियल होंगे dz² और dx² y²। इसका मतलब हुआ कि जो नॉन एक्सियल होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पे नहीं होती है, और जो एक्सियल होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो कहाँ पे होती है, एक्सिस पे होती है। अब आइए यहाँ पे जो आपका ये दिया हुआ है, तो अब आप जानते हो कि डी सबसेल के अंदर बेटा जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है m की वैल्यू होती है वो -2 से लेके +2 के बीच में होती है, इंक्लूडिंग जीरो। -2 से लेके +2 के बीच में होती है इंक्लूडिंग जीरो, साथ में जीरो भी होता है। तो अब आओ यहाँ पे हम शुरू करें। तो ये देखिए dxy के लिए हमने लिख दिया -2 वैल्यू, dyz के लिए हमने लिख दिया -1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। बेटा z आपका d में हो, z p में हो, किसी में भी हो, इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फिक्स होती है और किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। अब dzx के लिए हमने लिख दिया +1 और dx² y² के लिए हमने लिख दिया +2। फिर से सुनो, और d सबसेल के लिए जो बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो -2 से लेके +2 होता है, इंक्लूडिंग जीरो होता है। बेटा z एक्सिस वाला जो होता है, जैसे dz² हुआ, pz हुआ, मतलब z के अलोंग d हो, p हो, कुछ भी हो, उसके लिए बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फिक्स होती है। वो कितनी होती है, 0 होती है, और किसी के लिए फिक्स नहीं होती है। जैसे dxy का -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। ऐसे ही dx² y² का +2 भी हो सकता है या -2 भी हो सकता है। सिमिलरली dyz का और dzx का -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। जैसे dzx का +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, लेकिन dz² का हरदम क्या होगा, आपका 0 होगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आप आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि दिए हुए चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। आप आइए, यहाँ पे पूछ रहा है कि द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज uncertainty in energy into uncertainty in time equal to greater than h/4 पाई। सही है ये आपका। जैसे बेटा uncertainty in position into uncertainty in momentum equal to greater than h/4 पाई होता है, वैसे ही पाउली में बेटा एक और आपका होता है, और उसमें आपका जो होता है वो एनर्जी इंटू टाइम इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 पाई होता है। सेकेंड ऑप्शन में आप आइए, तो इसमें है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस अरेंजमेंट। ये भी सही है। हाफ फील्ड, फुल फील्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है, सिमेट्रिकल होते हैं, और उनका जो अरेंजमेंट होता है वो मोर बैलेंस होता है। अगला, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन energy of 2p orbital in case of hydrogen like atom। अगर बेटा ये क्वेश्चन हाइड्रोजन लाइक एटम को छोड़ के, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें मतलब 2s में भी इलेक्ट्रॉन हो और 2p में भी इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा है, तो ये आपका जो स्टेटमेंट होता वो आपका सही होता।
इस टाइप का जो स्टेटमेंट होता वो आपका सही होता। हाइड्रोजन लाइक एटम को छोड़ के कोई भी दूसरा एटम जिसमें बेटा इलेक्ट्रॉन की जब हम फिलिंग करें तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो आपकी 2s में भी जाती है और 2p में भी जाती है, उसके लिए स्टेटमेंट ये सही होता है। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने हाइड्रोजन लाइक एटम दिया हुआ है। अब यहाँ पे सुनिए, हाइड्रोजन लाइक एटम में आपका क्या होता है कि 2s में तो इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन 2p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और अगर बेटा कोई भी ऐसा एटम हो जिसके एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो और दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन न हो तो उस एटम के केस में दोनों ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक, तो ये वाला जो आपका स्टेटमेंट होगा ये क्या होगा, गलत होगा। इसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाई लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7th। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1। एग्जामिनर पूछ रहा है कि ऐसा ऑर्बिटल जिसके लिए n की वैल्यू 3 हो और l की वैल्यू 1 हो, उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बेटा n इक्वल टू 3 हुआ और l इक्वल टू 1 हुआ, इसका मतलब हुआ एग्जामिनर 3p के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए 3p में बेटा 3 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन ऑर्बिटल के बारे में आपका जो बताता है वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एग्जामिनर ने यहाँ पे कहीं भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस नहीं किया है। वो केवल और केवल प्रिंसिपल एजीमुथल दे के क्वेश्चन को पूछ रहा है। मतलब एग्जामिनर सिंपली पूछना चाहता है कि 3p में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेटा 3p में टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 6। एक ऑर्बिटल में 2 होते हैं, p में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। आइए अगला क्वेश्चन आपका, एग्जामिनर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ d ऑर्बिटल्स हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। एग्जामिनर दो d ऑर्बिटल का पेयर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इनमें से किस पेयर में, एक में नहीं दोनों में होना चाहिए, किस पेयर में बेटा जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सिस के अलोंग है। मतलब कौन से एक्सियल वाले, अभी हमने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन पहले कि डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy dyz, और जो dzx होता है ये आपका बेटा जो होता है ये नॉन एक्सियल होता है। मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के अलोंग नहीं होती है। लेकिन बेटा जो dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर होता है ये एक्सियल होते हैं, और एक्सियल होंगे इसका मतलब हुआ कि इनके लोग, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के अलोंग होगी। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगले क्वेश्चन में आइए, पूछ रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाई। अभी हमने बेटा आपसे कहा था कि किसी भी ऑर्बिटल के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बारे में या उनको आपस में अलग करना होता है तो एक्स्ट्रा क्वांटम नंबर की आवश्यकता पड़ती है, जिसको क्या कहा जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर। अगले क्वेश्चन पे आइए, 10th क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन एन एटम ऑफ टाइटेनियम। एग्जामिनर पूछ रहा है कि विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। एग्जामिनर कह रहा है कि टाइटेनियम के केस में ये 4 ऑर्बिटल आपका दिया हुआ है और 4 ऑर्बिटल में इंक्रीजिंग ऑर्डर का लिस्ट पूछ रहा है। मतलब सबसे कम एनर्जी से सबसे ज़्यादा एनर्जी की ओर एग्जामिनर कह रहा है कि आप अरेंज कीजिए ऑर्बिटल को। अब आप लिख लीजिए एक एक और रूल लगा लीजिए। तो एग्जामिनर ने 4s दिया हुआ है, 3s दिया हुआ है, फिर एग्जामिनर ने बेटा 3p दिया हुआ है और 3d दिया हुआ है। आइए सॉल्व करें n+l रूल से। तो 4 + 0 4 होगा, 3s के लिए 3 होगा, 3p में बेटा आपका 3 + 1 4 होगा, और 3d के केस में 3 + 2 5 होगा। इसका मतलब हुआ कि सबसे कम एनर्जी जो होगी वो 3s की होगी, 3s से ज़्यादा 3p की होगी, 3p से ज़्यादा 4s की होगी और 4s से ज़्यादा
3D की होगी। तो सबसे कम एनर्जी 3s, 3s से ज़्यादा 3p, और 3p से ज़्यादा 4s, और 4s से ज़्यादा 3d, मतलब आंसर जो होगा वो आपका थर्ड होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। एग्जामिनर कह रहा है कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन फेरस आयन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एग्जामिनर कह रहा है कि फेरस आयन में जितने डी इलेक्ट्रॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन इन चारों ऑप्शन में से किस केस में नहीं है। तो सबसे पहले आप फेरस में इलेक्ट्रॉन चेक करो, डी में इलेक्ट्रॉन चेक करो। तो आप जानते हो कि आयरन 3d6 4s2 होता है, और हमें फेरस बनाना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बच गया 3d6। इसका मतलब हुआ कि 3d6 में कितने डी इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इनमें हमें चारों ऑप्शन में से मैच करना है कि किस केस में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन दिए हुए सबसेल में नहीं होंगे। तो पहला ऑप्शन है डी इलेक्ट्रॉन इन आयरन। ये देखो, आयरन हो या बेटा फेरस हो, दोनों के डी में 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 3d6 4s2। इसका मतलब हुआ कि आंसर ए नहीं होगा। नियोन में बेटा ये p इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो आप जानते हो कि नियोन का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 1s2 2s2 2p6, मतलब नियोन के p में 6 इलेक्ट्रॉन है और फेरस के d में भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों सेम है। अब आप आइए s इलेक्ट्रॉन इन mg। ये तो mg का बेटा कन्फिगरेशन लिखो, ये हुआ 1s2 2s2, फिर आपका 2p6, और फिर हुआ 3s2। तो ये देखिए mg में s इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 2 4 और 2 6, मतलब यहाँ में भी s इलेक्ट्रॉन 6 हैं और फेरस में भी d इलेक्ट्रॉन 6 हैं, दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, मैच हो जा रहे हैं। अब लास्ट आपका बेटा क्लोरीन में p इलेक्ट्रॉन देखा जाए 6 है कि नहीं है। तो क्लोरीन जो हुआ उसका एटॉमिक नंबर 17 हुआ। 17 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6, इसके बाद 3s2 2 2 4 6 10 2 12, 3p5। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे p में 5 है और ये 6 है, मतलब p में टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 11 है, और जबकि होने की यहाँ से मैच कर किससे होना था, 6 से। तो ये दोनों अलग अलग हुए और अलग अलग होने के कारण सेम नहीं हो रहे हैं, तो आंसर आपका कौन सा चला जाएगा, डी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। फिर से आप देखिए क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिट इज इक्वल टू। तो बेटा फार्मूला हम फिर से लिखें, फार्मूला जो होगा आपका अंडर रूट l+1, और ये हुआ h/2π। एक चीज़ आप देखो, ये h/2π ऐसे लिखो या h ये कर दो, दोनों सिंबल सेम होता है। अब यहाँ पे आप d देख रहे हो, तो d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। d के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 और 1 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया बेटा अंडर रूट 6 और ये, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड। आइए अगले क्वेश्चन में। एग्जामिनर पूछ रहा है व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। एग्जामिनर पूछ रहा है कि दिए हुए क्वांटम नंबर के लिए कितने बेटा ऑर्बिटल होंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा है, कह रहा है एग्जामिनर कि दिए हुए क्वांटम नंबर्स के लिए टोटल ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी। तो ढंग से देखो, यहीं पे आप सॉल्यूशन देख लीजिए और कितने होंगे। तो n = 3, l = 1, मतलब 3p की बात कर रहा है, और ml = z, इसका मतलब 3p z की ये बेटा बात कर रहा है। ml = 0, मतलब p z की ये बात कर रहा है। अब आप सुनिए,
अगर केवल और केवल n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 1 देता तो 3p के बारे में हम बात करते, और 3p में टोटल ऑर्बिटल कितने हो जाते, 3। लेकिन बेटा यहाँ पे एग्जामिनर ने स्पेसिफाइड कर दिया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर pz। तो आप जानते हो कि pz जो होता है वो केवल और केवल सिंगल ऑर्बिटल होता है। आंसर आपका कौन सा चला जाएगा, पहला। क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन में आपका है कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल corresponding to light of wavelength 45 नैनोमीटर, प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। ढंग से देखिए, एनर्जी पूछ रहा है जूल में, वेवलेंथ आपका नैनोमीटर में दिया हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जूल सेकंड में दी हुई है, और स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो आप जानते हो कि एनर्जी का फार्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू। न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी एग्जामिनर ने दे नहीं रखी है, तो एच न्यू को चेंज करने के लिए न्यू की जगह आप रिप्लेस कीजिए सी अपॉन लेमडा से। एग्जामिनर ने सी दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, तो एच की वैल्यू रखिए, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रखिए, लेमडा की वैल्यू रखिए। लेमडा की वैल्यू नैनोमीटर में दिया हुआ है, आपको मीटर में कन्वर्ट करके रखना है। तो आपका जो भी आंसर होगा कैलकुलेशन के बाद वो आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एग्जामिनर पूछ रहा है कि बेरिलियम आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। अब बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का बेटा एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो बचे, 2। हमें इन ऑप्शन में से चेक कर लेना है कि किस केस में 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 0 हो गया, होगा नहीं आंसर। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 में से 1 निकल गया तो इसमें कितने बचे, 2। इसका मतलब बेरिलियम प्लस 2 और लिथियम प्लस 1 आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए। एग्जामिनर पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विथ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो एग्जामिनर ने n की वैल्यू 3 दी हुई है, l की वैल्यू 1 दिया हुआ है, और p का वैल्यू -1 m की वैल्यू -1 दिया हुआ है। इसका मतलब एग्जामिनर तीनों ऑर्बिटल के बारे में, p में जो 3 ऑर्बिटल होते हैं उनके बारे में न बात करके केवल और केवल उस सिंगल ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है जिसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, -1। और आप जानते हो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अगला क्वेश्चन नंबर 17। आइए क्वेश्चन एक बार रीड कर लें। बेस्ड ऑन इक्वेशन E इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू -2.178 इंटू 10 की पावर -18 जूल जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल और जेड का मतलब होता है एटम का एटॉमिक नंबर। सर्टेन कंक्लूजन्स आर रिटन। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा। एग्जामिनर एनर्जी, टोटल एनर्जी का फार्मूला दिया हुआ है और फार्मूला दे के पूछ रहा है कि कौन सी बात सही नहीं होगी। पहला ऑप्शन देखिए, इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेज ऑर्बिट। सही है, पहला ऑप्शन आपका बेटा गलत नहीं होगा, सही होगा। सेम इक्वेशन का यूज करके n1 n2 की वैल्यू आप चेंज कीजिए तो यहाँ पे बेटा E डैश आपका आ जाएगा। अब एग्जामिनर कह रहा है कि फॉर n इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव चार्ज देन डज फॉर n इक्वल टू 6, which means that the electron is more loosely bounded in smallest allowed orbit। गलत बेटा बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंडेड इन स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। ये आपका जो स्टेटमेंट है ये गलत दिया हुआ है। कैसे गलत दिया हुआ है, अगर बेटा इलेक्ट्रॉन सबसे पास वाली ऑर्बिट में होगा तो न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी कम होगी, दूरी कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, टाइटली बाउंडेड होगा। मतलब नॉट करेक्ट वाले में जो आपका आंसर जाना चाहिए वो क्या होगा, बी। अब यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन कैसे सही है और डी ऑप्शन कैसे सही है। द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंडेड टू द न्यूक्लियस इज lower than that would be if the nucleus were at
इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। बात बेटा सही है, ढंग से सुनो। अगर एटम के केस में क्या होता है कि कोई भी एक एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना पास होता है एनर्जी उतनी कम होती है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में मतलब न्यूक्लियस से दूर जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। और ये देखो यहाँ पे बेटा एनर्जी बढ़ती जाती है, तो टोटल एनर्जी जो है ये माइनस में है और ये आपकी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब माइनस में ये जो एनर्जी आएगी, मैग्नीट्यूड जो होगा वो घटती जाएगी, और आप इनफाइनाइट पे जाइए, एन की वैल्यू इनफाइनाइट कीजिए, तो वो जो टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब एटम के केस में टोटल एनर्जी न्यूक्लियस के पास सबसे मिनिमम होती है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाइए वैसे वैसे टोटल एनर्जी निगेटिव में डिक्रीज होती है, मतलब इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है, और इनफाइनाइट पे क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो सी आपका जो स्टेटमेंट है वो सही है। अगला, लार्जर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर इज द एटॉमिक रेडियस। सही है बेटा बात। एन जितना ज़्यादा होगा मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट जितने ज़्यादा होंगे एटॉमिक रेडियस उतना ज़्यादा होगा। हमने ऑर्बिटल नहीं कहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ सेल जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ, वेवलेंथ पूछ रहा है, और बेटा ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक, तो आप बेटा फिजिक्स में जो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट, इन तीनों को रिलेट करके जो फार्मूला होता है उस फार्मूले का यूज कीजिए, ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन में आप आइए। क्वेश्चन कह रहा है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलियम, एटॉमिक नंबर 64H। अब ढंग से सुनो, बहुत बार ये नीट में, AIPMT में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या इसी का मॉडिफाइड करके क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है इस साल भी ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट में आपका है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में बेटा गैडोलियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। अब आप देखिए एफ ब्लॉक की बात करिए, तो ये आपका बेटा लेंथेनॉइड होता है और नीचे एक्टिनॉइड होता है। लेंथेनॉइड जो होता है वो बेटा सीरियम से शुरू होता है और लास्ट करता है ल्यूटियम तक। आप जानते हो कि लेंथेनॉइड में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सीरियम से शुरू होता है, लास्ट करता है ल्यूटियम तक, और बीच में बेटा जो आपका होता है वो क्या होता है, गैडोलियम। अब ढंग से सुनो जो आपका हम बता रहे हैं। लेंथेनॉइड के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो जितने भी लेंथेनॉइड होते हैं हर एक लेंथेनॉइड के NS में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एक लेंथेनॉइड के NS में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। डी में बेटा लेंथेनॉइड के डी में या तो बेटा 0 इलेक्ट्रॉन होता है या 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब सुनिए, हर एक लेंथेनॉइड के डी में, हर एक लेंथेनॉइड के डी में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल और केवल सीरियम के केस में, गैडोलिनियम के केस में और ल्यूटियम के केस में। जो आपका डी इलेक्ट्रॉन होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। फिर से सुनिए, लेंथेनॉइड टोटल 14 नंबर होते हैं, सीरियम से लेके ल्यूटियम तक होते हैं। सीरियम पहला एलिमेंट होता है, ल्यूटियम लास्ट का एलिमेंट होता है, गैडोलियम जो होता है वो बीच का एलिमेंट होता है। इनकी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की खासियत होती है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन NS में जाता है, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे NS में भरेगा, फिर NS के बाद फिलिंग होती है N-1D की, और सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन N-2F में जाता है। तो इसकी एक खासियत होती है कि NS में जो इलेक्ट्रॉन होता है, सारे बेटा लेंथेनॉइड के NS में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि N-1D के केस में, N-1D के केस में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 0 होती है या 1 होती है। सारे के सारे जो लेंथेनॉइड्स होते हैं उनके D में, N-1D में बेटा 0 इलेक्ट्रॉन होता है,
और केवल सीरियम के केस में, ल्यूटियम के केस में, गैडोलिनियम के केस में, मतलब पहले एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट और बीच वाले एलिमेंट के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो आप ऑप्शन मैच कीजिए कि किस केस में बेटा एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और डी के केस में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आंसर बी, सी। लेकिन इन दोनों में भी देखिए तो यहाँ पे डी में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पे डी में क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर आपका कौन सा जाएगा? बी। 20 इसमें आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब इन, इसमें जो आपका एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है वो पूछ रहा है अर्ग पर मोल में। लेंस कांस्टेंट अर्ग में दिया हुआ है और स्पीड ऑफ लाइट सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और एवोगाड्रो नंबर दिया हुआ है। तो ढंग से इस क्वेश्चन में देखिए यूनिट का ध्यान दीजिए। जो एनर्जी एब्जॉर्ब पूछ रहा है वो अर्ग के फॉर्म में, मतलब सीजीएस यूनिट पूछ रहा है। प्लैंक्स कांस्टेंट भी सीजीएस में दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट भी सीजीएस में दिया हुआ है, मतलब आपको कोई भी यूनिट में चेंज नहीं करना है। तो यहाँ से आपका हुआ E इक्वल टू एच दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है और एन ए दिया हुआ है। एनर्जी एब्जॉर्ब पूछ रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब का फार्मूला होगा E इक्वल टू mc², ये आपका फार्मूला होगा। अब इस फार्मूले में देखिए जो आंसर आता है एनर्जी एब्जॉर्ब का वो पर एटम के फॉर्म में आता है और एग्जामिनर पर मोल से आपको पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, E इक्वल टू mc² फार्मूले में आप एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो जो भी आंसर आएगा वो पर मोल के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 21, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल विथ L इक्वल टू 3 एंड N इक्वल टू 4। एग्जामिनर पूछ रहा है कि L इक्वल टू 3 और N इक्वल टू 4 इस सबसेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो सबसे पहले N इक्वल टू बेटा 4 दिया हुआ है और L इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3, मतलब ये 4F सबसेल के बारे में बात कर रहा है। और आप जानते हो कि F सबसेल में टोटल जो होते हैं 7 ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में बेटा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 7 × 2 इक्वल टू 14। आंसर जो होगा वो आपका होगा फर्स्ट। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम इज। एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि जो रुबिडियम एटम है, रुबिडियम एटम में बेटा जो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो चारों की चारों क्वांटम नंबर होंगी उनकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 दिया हुआ है। अब ढंग से एक चीज़ सुनो, इसको सॉल्व करने के लिए कई लोग क्या करेंगे कि एटॉमिक नंबर 37 उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जाने के बाद उसके क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे। तो एक चीज़ आप ढंग से देखो, एक चीज़ जो बताते हम चल रहे हैं। सबसे पहले बेटा आपको नोबेल गैस, अगर नीट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइमिंग बचानी है तो आपको नोबेल गैस किस पीरियड में है और बेटा किसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये क्लियर कट रटा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए नोबेल गैस में पहला हुआ हीलियम, हीलियम के जस्ट नीचे नियॉन, नियॉन के जस्ट नीचे आर्गन, आर्गन के जस्ट नीचे क्रिप्टन, क्रिप्टन के जस्ट नीचे जिनॉन और जिनॉन के जस्ट नीचे रेडॉन। रेडॉन बेटा RA नहीं, क्या होता है? RN। अब यहाँ पे देखिए हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियॉन 8 जोड़ दीजिए 10, आर्गन 8 और जोड़िए 18, क्रिप्टन 18 जोड़िए 36, फिर 38 जोड़िए 54 और 54 में 32 जोड़ दीजिए 86। तो ये आपका एटॉमिक नंबर आ गया। अब पीरियड नंबर की बात करें तो हीलियम का पीरियड नंबर 1, नियॉन 2, आर्गन 3, क्रिप्टन 4, 5,
और ये हुआ 6। अब देखो, जो आपका बेटा एटॉमिक नंबर है वो 36 है, ठीक, और एटॉमिक नंबर ये 37, तो 37 जो होगा वो 36 के आगे आएगा। अब 36 का ग्रुप नंबर हुआ 18, जीरो ग्रुप। तो बेटा 18 ग्रुप के बाद कोई ग्रुप होता नहीं है, मतलब 18 के बाद फिर से पहला ग्रुप होगा। तो जो एटॉमिक नंबर 37 होगा वो पहले ग्रुप में जाएगा, मतलब एस ब्लॉक में जाएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। और बेटा ये देखो, यहाँ पे क्रिप्टन का पीरियड नंबर 4th है, तो 37 अगले पीरियड में जाएगा, मतलब पीरियड नंबर क्या होगा, 5 होगा। तो 37 का बैलेंस इलेक्ट्रॉन का हम कन्फिग्रेशन लिखें तो वो हो गया 5s1। अब हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम चल गया, तो इसके बारे में बेटा जो भी क्वांटम नंबर होता है वो हम लिखें। तो क्वांटम नंबर हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो होता है वो नंबर ऑफ पीरियड होता है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आउटर मोस्ट सेल का जो नंबर होता है, या जो आउटर मोस्ट सेल होता है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, वही नंबर ऑफ पीरियड होता है। तो यहाँ पे बेटा जो नंबर ऑफ पीरियड होगा या जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे आप जाइए तो एस दिया हुआ है, स्पेसिफाइड है, और आप जानते हो एस के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और अगर बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या हो जाएगा, 0। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर एल हो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L से लेके +L तक होती है, इंक्लूडिंग 0। -0, 0 + 0, 0 0 0, ये तो आपका 0 होगा। और स्पिन क्वांटम नंबर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो उसकी स्पिन +हाफ होगी या स्पिन क्या होगी, -हाफ। तो ये आप ऑप्शन मैच कर लीजिए, 5 0 0 +हाफ या -हाफ, कुछ भी एक हो। तो आंसर आपका हो गया सी। 22 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 23, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई। अब ढंग से आज देखिए, तो आज कम से कम 4 से 5 बार बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन भले न सॉल्व करें लेकिन फार्मूला फिर से लिख दे रहे हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का बेटा फार्मूला होता है √L+1, फिर यहाँ पे होता है h/2π। एग्जाम में जाके गलत न कीजिएगा, यहाँ पे h/4π नहीं होता है। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में h/4π होता है, जबकि इस फार्मूले में h/2π होता है। तो अगर बेटा L P के लिए L की वैल्यू 1 होगी तो 1 1 2 हो गया, 2 × 1 2 हो गया, तो ये √2 सॉल्व कीजिए, तो ऊपर √2 एक बार, नीचे √2, 2 2 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया h/√2π। क्वेश्चन नंबर 24, अगला क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन 4th एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज। एग्जामिनर पूछ रहा है कि 4th सेल में 4th एनर्जी लेवल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो तो बेटा आपके जो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो कितने होंगे। तो ढंग से देखिए, फार्मूला आपको याद आए या न आए, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का फार्मूला एन के रेस्पेक्ट में याद आए या न आए, लेकिन आपको मालूम है कि 4 में 4s होता है, 4p होता है, 4d होगा और 4f होगा। अब आप देखिए, 4s में केवल और केवल एक ऑर्बिटल होता है, 4p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 4d या कोई भी d हो 5 ऑर्बिटल होगा, 4f में ऑर्बिटल कितने होंगे, 7। टोटल ऑर्बिटल हो गया 7 5 12, 12 3 15 और 1 16। तो आंसर आपका जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 25। एग्जामिनर ने बेटा E1 दिया हुआ है, E2 दिया हुआ है और λ1 λ2 पूछ रहा है। तो आप सिंपल फार्मूला देखिए, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो यहाँ से फार्मूला हुआ E1/E2 इक्वल टू λ2/λ1। तो यहाँ से आपका एनर्जी दिया हुआ है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया अपॉन 50 इक्वल टू λ2/λ1, ये हो गया λ1 इक्वल टू
टू लैम्डा टू, इसका मतलब हुआ आंसर सेकंड आपका होगा। आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26। फिर से देखो, एग्जामिनर 4 ऑप्शन बना रखा है और चारों में बेटा स्पेसिफाइड नंबर न देख के n दिया हुआ है और एग्जामिनर कह रहा है कि अगर n की वैल्यू 6 है तो इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज कीजिए। द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, मतलब सबसे पहले कौन भरा जाएगा, फिर कौन भरा जाएगा, फिर कौन भरा जाएगा। ठीक, तो आप जानते हो कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो सबसे बाद में भरा जाएगा और जिसकी एनर्जी कम वो सबसे पहले भरा जाएगा। तो यहाँ पे बेटा NS ये दिया हुआ है, तो NS में n की वैल्यू 6 रख दीजिए, तो ये हो गया 6s और 6s के लिए आपका हो गया n प्लस l 6। अब आप आइए n माइनस 2f, f तो 6 माइनस 2f ये आपका हो गया 4f और 4f के लिए आपका हो गया 4 प्लस 3 7। अगले पे आइए तो n माइनस 1d दिया हुआ है, मतलब 5d और 5d हो गया आपका 7। फिर आपका जो लास्ट है वो np दिया हुआ है और np दिया हुआ है तो n जो हो गया वो हो गया 6, p जो हो गया वो लिख दिया, p के लिए 1 होता है, ये भी आपका हो गया 7। अब ये देखिए, तो सबसे कम एनर्जी होगी आपकी 6 तो सबसे पहले फिलिंग होगी ns की। अब 4f 5d 6p सब में बेटा n प्लस l 7 है, तो देखिए किसमें n की वैल्यू कम, तो सबसे कम है 4f में, तो इसकी एनर्जी 4f से ज़्यादा 5d और सबसे ज़्यादा 6p, तो ये आपका आंसर आएगा। इसको आप मैच कर लो, मतलब p वाला सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद कौन सा होगा d, तो आपका जो ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, पहला। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 में एग्जामिनर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। तो यहाँ पे बेटा ये जो लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन है, तो एनर्जी डिफरेंस का जो फार्मूला बनेगा वो हो गया डेल्टा ई इक्वल टू, ये आप सीधे ही हटा दीजिए, तो डेल्टा ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बेटा n1 n2 की वैल्यू आप रखिए और चेक कीजिए कि किस में सबसे कम डेल्टा ई आएगा, तो ऐसा जब आप मैच करोगे, सॉल्व करोगे, तो आंसर कौन सा आएगा, सी आएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, एग्जामिनर कह रहा है कि 0.66 kg बॉल इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और वेवलेंथ पूछ रहा है। तो आप यहाँ से डी ब्रोगली वेवलेंथ फार्मूला यूज कीजिए। फार्मूले में इक्वेशन डिराइव करने के लिए E इक्वल टू mc स्क्वायर और E इक्वल टू h न्यू, दोनों को हमने बराबर कर दिया है, E इक्वल टू mc स्क्वायर और E इक्वल टू h न्यू। और आप इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में न देखे वेवलेंथ के फॉर्म में दिया हुआ है या वेवलेंथ पूछ रहा है, तो यहाँ पे रखिए। अब यहाँ से ये कट गया, एक सी, तो फार्मूला हो गया लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एन सी। h की वैल्यू दिया हुआ है, m दिया हुआ है, c दिया हुआ है, रखिए। क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, यूनिट का ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। एग्जामिनर पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। तो बेटा ये थ्योरी है, फार्मूला पूछा जा रहा है, तो आंसर जो होगा वो आपका होगा 4l+2। अब यहाँ पे देखिए ये होगा, या बेटा इसी का आंसर दूसरा जो हो सकता है, इसको आप ओपन करके लिख दो तो 2l+1 ये हो सकता है।
अब यहाँ पे देखो, मान लो बेटा ये फार्मूला आप एग्जाम में भूल गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सबसेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, ये फार्मूला भूल गए तो तुरंत बेटा आप जहाँ भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो एग्जाम में, मैच कर लो। ठीक, एल के लिए एस सबसेल की वैल्यू जो होगी, एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू 0 होगी। तो बेटा मान लो एस चेक करना चाहते हो और एस में आप जानते हो कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो ये बेटा आपका एस के लिए एल की वैल्यू 0 हो गई, तो 4 इंटू 0 0 हो गया, 0 + 2 2 इलेक्ट्रॉन हुए, सही है फार्मूला। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। पूछ रहा है एग्जामिनर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एग्जामिनर किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू दिया हुआ है और कह रहा है कि कौन सा गलत होगा। अब ढंग से देखो, दिए हुए n के लिए l की वैल्यू जो होती है वो बेटा 0 से लेके n-1 होती है। फिर से सुनो, दिए हुए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से लेके n-1 होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -l से लेके +l होती है, इंक्लूडिंग 0, और s आपका बेटा या तो प्लस हाफ होता है या माइनस हाफ होता है। अब आप एक एक ऑप्शन करके चेक करते चलिए। तो ये देखो, पहला ऑप्शन जो है उसमें n = 5 l = 3 सही है। दिए हुए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए जीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से लेके 4 तक हो सकती है यहाँ पे, तो ये हो गया। m की वैल्यू 0 मतलब -3 से +3 इंक्लूडिंग 0, और s = +½ तो ये आंसर सही है। दूसरे में आइए, n = 3 l = 2, ये तो सही है। लेकिन बेटा अगर l की वैल्यू 2 हो तो m की वैल्यू -3 से +3 नहीं होगी, -2 से +2 तक होगी इंक्लूडिंग 0, मतलब ये जो आपका होगा ये गलत होगा। अगला, n = 3 सही, l = 2 सही है, m = -2 सही है, ये सही है। n = 4 l = 0 सही है, m = 0 सही है, ये सही है। तो आंसर आपका हो गया सेकंड। अब आपका यहाँ पे ये टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। 2019 से लेके 2009 तक के सारे क्वेश्चन हो गए। अगला जो लेक्चर होगा उसमें पीरियोडिक टेबल और उनकी प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन हो जाएंगे।